वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में सुशासन, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि विजिलेंस का 2 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा। राज्य में विजिलेंस को सशक्त बनाया जाएगा, इसके ढांचे और अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। विजिलेंस में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 4 विसल ब्लोअर को सम्मानित भी किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त देवभूमि का संकल्प लिया है। 2025 तक उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त एवं नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए सभी विभागों को विजिलेंस के साथ समन्वय से कार्य करना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य में विजिलेंस को और मजबूत बनाना है। साथ ही कहा है कि जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए 1064 ऐप लॉन्च होने के बाद से ही इस ऐप पर अभी तक 5000 से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं और जो शिकायतें भ्रष्टाचार से संबंधित उन पर सतर्कता विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमने अप्रैल माह में इसको जारी किया था और तब से लेकर बहुत सारी जगह पर इस पर कार्रवाइयाँ हुई हैं और ये हमारा उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, पारदर्शी व्यवस्था यहाँ पर बनाने के लिए, पारदर्शी व्यवस्था को लागू करने के लिए, जन जन की सुविधा के लिए उत्तराखंड को देवभूमि के स्वरूप में पुनः रूप से उसको बनाने के लिए जो हमने नंबर जारी किया था उस पर अभी तक 5000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी बात करी है, अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और सभी पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। कुछ भ्रष्टाचार से संबंधित थी और जो भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं थी उनको दूसरे पोर्टल पर जो हमारा 1905 है उस पर भी ट्रांसफ़र किया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में काम कर रहे उद्योग ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। राज्य सरकार ने इन्वेस्टर्स फ्रेंडली वातावरण बनाने के लिए बहुत से सुधार किए हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले 1 साल में 9000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश राज्य में हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अचीवर्स की श्रेणी में आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, नीति सुधार और सरलीकरण में काफ़ी काम किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर संभव नीतिगत और रेगुलेटरी सुधार करने के लिए तत्पर है। औद्योगिक क्षेत्रों में मैप अप्रूवल सीडा के माध्यम से कराए जाने की औद्योगिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इसका परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। MSME के तहत छोटे छोटे औद्योगिक प्लॉट के ट्रांसफर भी प्रक्रिया को सरल किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग और वैकल्पिक औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने की नीति बनाने के भी निर्देश दिए। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में आवश्यकता अनुसार लीसा डिपो बनाने का परीक्षण कर लिया जाए, सोलर पॉलिसी को रिवाइज किया जाए, इसके लिए उद्योगों से भी सुझाव लिए जाए। बायोमास, इको टूरिज्म और आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जरूरी सुधार किए जाए, मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। इंडस्ट्री में चूँकि पिछले साल हम लोगों ने ये उद्योग मित्रों की एक बैठक यहाँ पर करी थी, उसमें लगभग 77 से भी ज़्यादा उन्होंने अपनी ज़रूरत समस्याएं बताई थी। उसमें से 60 के लगभग चीज़ों का उनका समाधान हो गया। जो बची हुई हैं उन पर कुछ पर काम चल रहा है और कुछ निस्तारित हो गई हैं। अभी हमने लैंड बैंक हो, पर्यटन की नई नीति हो, उद्योगों की जो पुरानी नीति है उसमें कुछ संशोधन के विषय हैं, एकल खिड़की जो हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है, उन सभी को यहाँ के उद्योगों के अनुरूप उनको बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा आज डोईवाला के शेरगढ़ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों और पशुपालकों से संवाद कर उनकी परेशानियों को जाना। इसी दौरान किसान भी मंत्री को अपने बीच देखकर काफी खुश नजर आए। उनके सामने खुलकर अपनी बातों को रखा, अपनी समस्याओं को रखा। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया और साथ ही साथ पशुपालन से जुड़े तमाम किसानों ने पशु चारे और आवारा पशुओं की समस्याओं से भी मंत्री को अवगत कराया है। इसके अलावा शुगर मिल डोईवाला के अंतर्गत बंद किए जा रहे हैं।
और गन्ना तौल सेंटर्स की समस्या भी मंत्री के सामने रखी गई और साथ ही साथ गन्ना समितियों की समस्याओं से भी कैबिनेट मंत्री को अवगत कराया गया। गन्ना किसानों के बारे में जो यहाँ ईडी जो है, यहाँ पर जो गन्ना सेंटर जो है जहाँ डोईवाला समिति के बंद करने के उसमें है, तो उसके बारे में हमें आज मंत्री से मिलकर वो करना है कि जो गन्ना किसानों के जो सेंटर चले हुए थे वो दोबारा से चालू करे जाए। मेन मुद्दा तो यही है। बाकी हमारी दूसरी मांगे हैं, हमारा गन्ना समिति का कमीशन बकाया है, मिल की व्यवस्था है, यहाँ जो ईडी जो है कम से कम परमानेंट दिया जाए। यार ये दूसरा दिन है कि मैं जो हमारे छोटे पशुपालक हैं और किसान भाई हैं, गन्ना किसान भाई हैं, उनके बीच में आया हूँ। एक कोशिश है सरकार की कि जो हमारा स्लोगन भी है कि सरकार आपके द्वार, और इन सब की समस्याएं सुन रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जानकारी में आई है, चाहे वो दूध के रेट की हो, चाहे वो सैलेज की सब्सिडी की हो, चाहे वो हमारा बीज की हो, चाहे वो हमारे गन्ना सेंटरों के बारे में हो, गन्ना मिलों के बारे में हो। किसानों ने कुछ अपनी समस्याएं सामने रखी हैं और मुझे अवगत कराया है, और उम्मीद करेंगे कि जो हम नई पॉलिसियाँ बनाएंगे, क्योंकि सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है वो हमारे छोटे पशुपालक और हमारे छोटे किसान भाइयों के लिए ही बनाती है। और रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने ब्लड कैंप का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है जो कि किसी का जीवन बचा सकता है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने युवाओं की हौसला अफजाई की और इस प्रकार के नेक कार्य को करने के लिए शुभकामनाएं देकर उनको प्रेरित भी किया। मदन कौशिक ने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने और नई जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद के सवाल को हंसकर टाल दिया। आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि ये एक रेगुलर संस्था है जो लगातार ब्लड देती है, ऐसा यहाँ हॉस्पिटल में बताया। तो मैं पांडे जी को बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, और जो हमारे सब लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं उन सबको भी बधाई शुभकामनाएं। खास उपलक्ष्य में नहीं है, यूथ फोर्स सोसाइटी के उससे हम ये लगातार हमारा तीसरा रक्तदान शिविर है, और यहाँ से जो अपने ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं डॉक्टर रजत सैनी जी, उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि इस टाइम ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है, शॉर्टेज चल रही है, तो आप कुछ यूनिट हमें दें। तो इसी को लेकर हमने आज ये रक्तदान शिविर लगाया और मुझे विश्वास है कि लगभग 50 यूनिट तक हमारा यहाँ हो जाएगा। और देखिए, प्रदेश में शिक्षा विभाग नई ट्रांसफर नीति पर काम कर रहा है और इसकी जानकारी खुद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दी है। धन सिंह रावत ने ये बताया है कि हम देश के 4 प्रदेशों की शिक्षा नीति को देख रहे हैं और जल्द प्रदेश में नई ट्रांसफर नीति आ जाएगी। वहीं नई ट्रांसफर नीति को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि ना जाने कब से नई ट्रांसफर नीति लाने की बात कही जा रही है। वहीं हम क्यों ऐसी नीति नहीं बनाते कि दूसरे राज्य हमारी नीति को अनुग्रहण करें? क्यों हम दूसरे राज्यों की नीति के अनुसार अपनी नीति बना रहे हैं? कुल मिलाकर मथुरा दत्त जोशी ने सवाल उठाए हैं। मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड में ऐसी नीति क्यों नहीं बनती है कि देश के अन्य राज्य कहें कि हम उत्तराखंड की नीति को अडॉप्ट कर रहे हैं या उत्तराखंड की नीति का हम अनुसरण करेंगे। हमारे नेता, इसका मतलब इन पर अपना कुछ नहीं है। आपने 5 साल आपकी सरकार हो गई है, आप तबादला एक्ट लाए हो, ट्रांसफ़र एक्ट पॉलिसी बनाई है आपने, उसके बाद आप एक शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्वतीय राज्य है, यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। आप जिन राज्यों की बात कर रहे हैं वो सारे राज्य मैदानी राज्य हैं। और कांग्रेस ने उत्तराखंड में राजनीतिक कार्य समिति का गठन किया, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत उत्तराखंड के 13 शीर्ष नेताओं को शामिल किया गया है। कमेटी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, वरिष्ठ नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया है कि इस कमेटी का काम प्रदेश में पार्टी का कामकाज और सामंजस्य बैठाना होगा।
देखिए, उत्तराखंड में जो राजनीतिक मसले हैं उनको सुलझाने के लिए और निर्णय लेने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन किया है, जिसमें हमारे वरिष्ठतम नेतागण हैं, नौजवान साथी भी हैं और हर वर्ग के लोगों को समावित किया गया है। और वो कमेटी प्रदेश की सर्वोच्च अधिकार कमेटी होगी, जो प्रदेश में विभिन्न मुद्दों पर पार्टी की नीति रीति क्या रहेगी, किस तरीके से सरकार के खिलाफ हम आक्रामक रहेंगे, इस संबंध में विचार विमर्श करने के लिए कमेटी बनाई है। और कांग्रेस पार्टी का 5 अगस्त को महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग करने के विरोध में देहरादून में राजभवन घेराव का कार्यक्रम है। प्रतापनगर में से कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता में बताया है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। दही, लस्सी, सोयाबीन, गेहूं समेत अन्य खाद्य सामग्री पर जीएसटी लगाने से महंगाई और बढ़ गई है। लोगों के पास रोजगार और स्वरोजगार नहीं है। ऐसे में गरीब लोग अपना जीवन यापन करेंगे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना सैन्य बहुमूल्य प्रदेश उत्तराखंड के लोगों के साथ बहुत बड़ा मजाक है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस को डराने का काम कर रही है। बीजेपी के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी ने देहरादून चलो राजभवन घेरो कार्यक्रम तय किया है। विधायक विक्रम नेगी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में देहरादून पहुंचने को कहा है। कि देश में जो महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको लेकर 5 तारीख को राजभवन का घेराव किया जाएगा। इसी के तहत जनपद टिहरी और उत्तरकाशी से बड़े स्तर पर लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है और इसी के तहत आज डोईवाला में बीजेपी जिलाध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडीर के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डोईवाला विधायक के अलावा जिले के सभी मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। इस अभियान के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम होगा और इसी को लेकर देहरादून जिला कार्यकारिणी की शुरुआत डोईवाला से की गई। साथ ही साथ विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता में उत्साह है और हम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा पहुंचाने का कार्य करेंगे। आम लोग भी इसके लिए पूरी तरह से उत्सुक हैं और झंडे की मांग कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के आज हम लोग की आज एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे हमारे बहुत वरिष्ठ वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, जिलाध्यक्ष जी और सभी संगठन के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री, हमारी विधानसभा के जिले के सभी प्रमुख लोग यहाँ पे आए हैं। और अभी हमारा जो ये अभियान चल रहा है पूरे देश के अंदर, हमारे उत्तराखंड के अंदर हर घर में, जो भी हर घर परिवार में हर व्यक्ति हमारा जो है 13 अगस्त से और 15 अगस्त तक जो है लगा हर घर में तिरंगा झंडा फहराएगा, लगाएगा और इसके लिए लोगों में बहुत उत्साह का वातावरण। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान भारतीय जनता पार्टी जिला देहरादून का है बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज यहाँ से शुरू हुआ है और पूरे देहरादून जिले के 19 मंडल यहाँ पर उपस्थित हैं। सबको आज प्रत्येक मंडलों के लिए झंडे उपलब्ध कराकर उनको प्रत्येक मंडलों में भेज दिए जाएंगे और 11 तारीख से 15 अगस्त तक प्रत्येक घरों में झंडे, हर घर झंडा तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का, लगाने का कार्यक्रम किया जाएगा। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज टनकपुर में महिला सशक्तिकरण, बाल विकास मंत्री और चंपावत जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में जिला नियोजन और अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन हुआ। जिला योजना चंपावत की वर्ष 2022-2023 की कुल 42 करोड़ 82 लाख की जिला योजना के बजट को अनुमोदित किया गया। बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने विभागवार वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए प्रस्तावित परिव्यय की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों को मिलकर कार्य करना होगा। लक्ष्य ये रखना होगा कि प्रस्तावित योजना 2 साल में पूरी हो जाए। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो योजनाएं पुरानी हैं उनमें बचे हुए जो कार्य रह गया है उन्हें समय से पूरा कर लिया जाए ताकि इन योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन उपयोगी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। जनपद चंपावत के लिए जिला योजना के लिए 42 करोड़ 82 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई और इन स्वीकृत धनराशि के परिप्रेक्ष्य में अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के साथ साथ में 15% जो है नवाचार या स्वरोजगार के कार्य करने के लिए है। साथ में कुछ कमिटेड खर्चा है उसमें भी जिला योजना का पैसा गया है और नवाचार के जो विकास कार्य हमारे संबंधित यूनिटी मेंबर्स के और संबंधित हमारे जनप्रतिनिधि ग्रेड वो इसमें स्वीकृत किए गए हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां नए मतदाता अब साल में 4 बार अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने को लेकर नियमावली में बदलाव किया है। ये भी बता दें कि 18 साल पूरा करने वाले युवा साल में 4 बार अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन सचिव सौजन्य सिंह ने कहा कि 18 साल पूरा करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए 1 जनवरी, 1 अप्रैल और 1 जुलाई समेत 1 अक्टूबर को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आधार कार्ड नंबर लाना जरूरी है, हालांकि इसको आवश्यक नहीं किया गया है। एक है क्वालिफाइंग डेट, जो पहले साल में एक ही बार 1 जनवरी क्वालिफाइंग डेट होता था। अभी क्वालिफाइंग डेट जो है 18 साल होने के लिए 4 बार होगा। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 4 टाइम्स क्वालिफाइंग डेट होगा। सेकेंडली, हम सभी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं आधार अपना नंबर हमें दे दें। ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलेंटरी है और जिनका भी आधार नंबर लिया जाएगा उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के अनुसार फिजिकल कॉपी का जो मास्क करके रखा जाएगा और उसका जो सॉफ्ट कॉपी है वो पब्लिक डोमेन में कहीं नहीं रहेगा और वॉल्ट में रहेगा। पूरा इसका गाइडलाइंस का अनुपालन किया। और लक्सर में रेल प्रबंधन और स्थानीय अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ अब उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन नामक रेलवे कर्मचारी संगठन आंदोलन की तैयारी में जुट गया है। दरअसल लक्सर की तमाम रेलवे कॉलोनियों में सैकड़ों आवासों की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है और इतना ही नहीं, यहाँ पेयजल की व्यवस्था भी दयनीय परिस्थितियों में है, जिस पर कर्मचारियों और संगठन के पदाधिकारियों की ओर से कई बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायतें भी की जा चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसे लेकर यूनियन कार्यालय पर संगठन की बैठक आयोजित की गई और इसी दौरान संगठन के अध्यक्ष सुभान खान ने PWI विभाग के एक क्लर्क की मनमानी के चलते रेलवे कर्मचारी पास बाधित किए जाने का भी आरोप लगाया। इस दौरान शाखा सचिव नरेंद्र कुमार ने भी रेल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ड्यूटी में तैनात महिला कर्मचारियों की संख्याओं के मद्देनजर रेल परिसर में लोको लॉबी के पास एक शौचालय का निर्माण कराया गया था, जिसे मंडल रेल प्रबंधक के आदेश पर तोड़ दिया गया है और इन तमाम समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसे लेकर अब उनका संगठन आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहा है। हमारे लक्सर में रेलवे कॉलोनियां हैं, उसमें सभी आवासों की स्थिति बहुत खराब है, सब जर्जर है। दूसरा, पानी की समस्या बहुत अधिक है। इसके बारे में कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं हम, लेकिन अभी तो इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर आगे ध्यान नहीं दिया गया तो इस पे हम कोई कठोर कदम उठाने की वो करेंगे। और दूसरी बात एक और है, हमारी जो लक्सर में लोको लॉबी है उसमें एक टॉयलेट बनना था,
हमने बनवा भी दिया था, लेकिन जो डीआरएम साहब हैं हमारे इस समय के, उन्होंने वो तुड़वा दिया है। इससे भी बड़ी समस्या आ रही है। जो हमारे यहाँ लेडीज स्टाफ है उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसी विषय में मीटिंग का आज का हमारा विशेष मुद्दा है। की मूल समस्या ये होती है कि उनकी बात सुनी नहीं जाती है। इसी के लिए यूनियन उनकी आवाज उठाती है। पीडब्ल्यूआई ऑफिस लक्सर में क्लर्क को लेकर काफी लोगों में, कर्मचारी में रोष है। उनके पास नहीं बन रहे हैं, ढंग से कार्य नहीं हो रहा है, ना ही उनका रिस्ट्रक्चर का एरियर का पेमेंट हो रहा है। उसी सिलसिले में और आवासों की और पानी की समस्या को लेकर आज बीसीएम का आयोजन किया गया था। हमने काफी दिनों से पत्राचार और मौखिक रूप से जो है नवयंता को और एएन साहब को इस बारे में सूचना दे रखी है, लेकिन वो कार्य नहीं कर रहे हैं। अब हमें मजबूर होकर इसके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी। उनके लिए धरना प्रदर्शन के लिए पूरी यूनियन तैयार है। जोशीमठ में नर नारायण जयंती का 2 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो गया है। श्री बद्रीनाथ मंदिर सम्मानीय रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ने भगवान नर नारायण उत्सव मूर्ति का अभिषेक और पूजन किया। इस दौरान नायब रावल के साथ भगवान नर नारायण की उत्सव डोली माता मूर्ति मंदिर पहुंची, जहां अपर धर्माधिकारियों और पुजारी माता मूर्ति हनुमान प्रसाद डिमरी ने पूजा अर्चना की। बता दें कि कल नर नारायण भगवान जन्म स्थल लीला ढूंगी पहुंचेंगे और जहां भगवान की पूजा अर्चना होगी। तो 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। नर नारायण उत्सव मूर्ति का अभिषेक हुआ है। तो आपको बता दें कि कल नर नारायण भगवान जन्म स्थल लीला ढूंगी पहुंचेंगे और जहां भगवान की पूजा अर्चना होगी। और स्वर्गीय चितरंजन रहा राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर में साइबर यातायात और ड्रग्स जागरूकता अभियान के तहत स्थानीय पुलिस की ओर से एक अभियान चलाकर स्कूली बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। इसी दौरान पुलिस अधिकारियों की ओर से साइबर यातायात और ड्रग्स के अलावा दिनेशपुर क्षेत्र में नाबालिगों की तरफ से आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बच्चों को इससे बचाव के लिए विशेष जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में निर्मला पटवाल ने कहा कि आजकल के बच्चे सोशल मीडिया के जरिए से कई प्रकार के क्राइम कर रहे हैं, जिसके बचाव में आज यहां कार्यक्रम किया गया है। वहीं ट्रैफिक इंस्पेक्टर विजय विक्रम ने कहा कि ड्राइवरी लाइसेंस बनने के बाद ही गाड़ी लेकर रोड पर उतरना चाहिए। उसके साथ साथ हेलमेट और ट्रैफिक पुलिस की ओर से कई गाइडलाइंस का पालन भी करना चाहिए। आप सभी लोग जानते हो कि जो बच्चे होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो देश का भविष्य होते हैं। तो हम लोग बच्चों पे फोकस कर रहे हैं, बच्चों को साइबर सुरक्षा के बारे में बता रहे हैं, बच्चों को ड्रग्स के बारे में जागरूक कर रहे हैं और बच्चों को यातायात नियमों के और सोशल मीडिया के उपयोग के बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में ये जिम्मेदार नागरिक बन सकें और देश के भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। और राज्य में बॉटलनेक होने से अक्सर जाम के हालात बने रहते हैं, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार बॉटलनेक पॉइंट पर जाम को खुलवाने के लिए तैनात वो रहते हैं। राज्य में कुल 54 बॉटलनेक पॉइंट है, वहीं देहरादून में 18 बॉटलनेक पॉइंट्स हैं। और इसी क्रम में यातायात निदेशक ने बताया है कि इन स्थानों पर शॉर्ट टर्म उपाय के तौर पर यातायात कर्मी लगाए गए हैं, क्योंकि यातायात कर्मी सड़क के सभी पहलुओं से परिचित होता है और यातायात के संचालन में निपुण होता है। इसके साथ ही यातायात कर्मी अगर बॉटलनेक वाले स्थानों पर ड्यूटी पर रहेंगे तो वो बॉटलनेक के सुधार के लिए काफ़ी अच्छे सुधारीकरण बिंदु भी बता सकते हैं। बॉटलनेक के लॉन्ग टर्म सुधार के लिए सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य सभी विभागों से लगातार पत्राचार कर रहे हैं। ट्रैफिक जहाँ जहाँ पर व्यवधान उत्पन्न हो रहा है उन जगहों को 54 जगहों में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ, जिसमें देहरादून में कुल 18 जगह ऐसे हैं बॉटलनेक पॉइंट, जिनका हम लोगों ने माइक्रो और मैक्रो प्लान भी तैयार किया हुआ है। माइक्रो प्लान में वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी और साथ में होमगार्ड की भी ड्यूटी लगाई जाती है। और जो माइक्रो प्लान है वहाँ पे रोड इंजीनियरिंग और जो अदर स्टेक होल्डर के साथ जो वहाँ पे डिज़ाइनिंग को चेंज करने की बात होती है, उसको हम लोग अदर डिपार्टमेंट से भी इस मामले को टेकअप कर रहे हैं और उनको हम लोग ठीक करवा रहे हैं। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में रामनगर कोर्ट के कनिष्ठ सहायक हिमांशु कांडपाल को गिरफ्तार किया गया है।
आरोप यह है कि उसने अन्य आरोपियों के जरिए से पेपर खरीदा और फिर उस पेपर को हल करवाकर अभ्यर्थियों को भेज दिया था। आरोपी आयोग में पीआरडी कर्मी रहे मनोज जोशी का सगा साला है और उसने अपने जीजा के जरिए से पेपर की व्यवस्था कराई थी। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि इस मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोग भी रडार पर हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि सभी लोग एक दूसरे के संपर्क में थे और कार्रवाई अभी जारी है। साथ ही साथ कहा कि जल्द ही कई और खुलासे किए जाएंगे। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यूपीएसएससी पेपर लीक मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी विवेचना के दौरान 12 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है। साथ ही साथ जो उन अभियुक्तों से पूछताछ में या अन्य जो हमारे इस तरह के कैंडिडेट प्रकाश में आए जिन्होंने विभिन्न स्थानों पर बैठकर परीक्षा का सॉल्व करी और एग्ज़ाम दिया था, उस सबसे जानकारी करने के बाद इस लिंक में हिमांशु कांडपाल का नाम आया था, जो वर्तमान में रामनगर कोर्ट में कार्यरत था और उसको पूछताछ हेतु स्टेट कार्यालय बुलाया गया था। और गहन पूछताछ के बाद जो उसके बयान लिए गए और जो विरोधाभास पाए गए और जो साक्ष्य है जो पूर्व के अभियुक्तों से भी मिले थे और साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट भी मिले थे जिनके द्वारा पैसे देने की बात आई थी और कहाँ एग्ज़ाम देने की बात आई थी, उसके आधार पर उनको कल गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और मेरे साथ फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। जय हिंद।